हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 का 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कहानी है। तो वर्तमान जीवन शैली की जो आगामी दुष्परिणाम आने वाले हैं, दुष्परिणाम होने वाले हैं, उनके बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। तो यह कहानी एक वैज्ञानिक प्रोफेसर यासीन की है। वे एक ऐसे समययान का निर्माण करते हैं जो भविष्य की सैर कराता है। तो अगर ऐसे ही कोई समययान हमारे पास आ जाए तो हम क्या क्या देख लेंगे अपने भविष्य के बारे में। तो जो भविष्य की सैर कराता है तो वो सही है या गलत है। आगे फ्यूचर देखना सही है या गलत है। ये बहुत बार गलत हो जाता है कि हम भविष्य में, हम अभी मेहनत कर रहे हैं लेकिन भविष्य अगर हम देख लेंगे तो हम मेहनत करना छोड़ देंगे। हमें लगेगा भविष्य में हम इतना अच्छा सब कुछ करने वाले हैं तो हम मेहनत क्यों करें। तो क्या हमें भविष्य देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ अपना कर्म करते जाना चाहिए, हमें सिर्फ अपना काम करते जाना चाहिए। भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही होने वाला है भविष्य में भी। तो जो भविष्य की सैर कराता है उस समय यान में पहली बार कदम रखकर वे बहुत रोमांचित हो जाते हैं, बहुत ही अ, उनको अच्छा लगता है। तो वे उसमें बैठकर मात्र 10 सेकंड में ही 1900 से 2500 ईस्वी में पहुंच गए। यान से बाहर का नज़ारा देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित रह गए। बाहर हरियाली का नामो निशान ही नहीं था। गर्म रेत थी, असहनीय गर्मी और ऑक्सीजन की कमी थी। तो अचानक से उन्हें एक उड़न तश्तरी दिखी जो धरती में समा गई, धरती के अंदर चली गई। वे उस जगह गए तो उन्हें कैद कर लिया गया। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया जहां जीवित मनुष्यों को देखकर वे हैरान रह गए। वे उनके वंशज थे, यानी कि उनके समय में वो मर चुके थे लेकिन जब वो फ्यूचर में गए तो वो उनके समय के वो वंशज थे। वन मतलब वो पहले के जो उनके दादा परदादा थे वो थे वहां पे। तो यही सब कहानी हमें इस पाठ में बताया गया है कि आगे उनके साथ में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा। ये सारा हमें इस पाठ के माध्यम से पता लगने वाला है। यह पाठ समय यात्रा की कल्पना पर ही आधारित है। प्रोफेसर यासीन समययान को लेकर इतने रोमांचित हैं कि स्वप्न में 2500 ईस्वी की दुनिया की यात्रा भी कर आए। लेकिन भविष्य की दुनिया का जो हाल उन्होंने देखा, उन्हें उसे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि वर्तमान की ज़रूरत तो कुछ और ही है। लेकिन भविष्य में उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको अच्छा नहीं दिखा रहा था भविष्य। पाठ शुरू करते हैं। कंप्यूटरीकृत हॉल नुमा प्रयोगशाला के एक कोने में दो जोड़ी आंखें लगाकर एक स्क्रीन पर जमी हुई थी। तो कंप्यूटरीकृत होल नुमा यानी कि जहाँ पे कंप्यूटर से सजी हुई होल के आकार की एक प्रयोगशाला थी। तो उसके एक कोने में दो जोड़ी आंखें, यानी एक इंसान एक स्क्रीन पर आंखें गड़ाकर देख रहा था। उस सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित शक्ति अपने बराबर में स्थित एक सतरंगी ग्लोब नुमा मशीन की जांच करने में व्यस्त थी। तो अंतर्निहित यानी कि अपने अंदर स्थित। तो उस जो सुपर कंप्यूटर की जो अंदर की जो शक्ति थी वो अपने बराबर में स्थित एक सतरंगे यानी कि जिसमें 7 कलर होते हैं, तो एक ग्लोब नुमा मशीन है। तो उसकी वो जांच करने में वो व्यस्त थे। लगभग 8 फीट व्यास का वह सतरंगा ग्लोब अपने गर्भ में अनंत संभावनाएं छिपाए हुए था। उन्हीं संभावनाओं की तह तक पहुंचने में व्यस्त था सुपर कंप्यूटर। तो लगभग 8 फीट उसकी गोलाई थी, उसका व्यास था, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी था वो 8 फीट का था। और वह सतरंगा ग्लोब यानी 7 रंग का वो ग्लोब यानी गोल आकार का गोला अपने गर्भ में अपने अंदर बहुत सारी संभावनाएं छिपाए हुए था कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अनेक प्रकार की संभावनाएं, हम कई बार सोचते हैं ना कि हम ये काम करेंगे तो ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये हो भी नहीं सकता, ये हो भी सकता है। तो ऐसी अलग अलग संभावनाएं उसके अंदर छिपी हुई थी। तो उन्हीं संभावनाओं की तह तक यानी कि उसकी मूल कारण तक पहुंचने में व्यस्त था सुपर कंप्यूटर। तो आकाश की तरह शांत वे दो जोड़ी आंखें परिणाम की प्रतीक्षा में थी। तो जो दो जोड़ी आंखें मतलब एक इंसान जो आकाश की तरह बिल्कुल शांत, ये देखने के लिए प्रतीक्षा में था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है।
अबाध गति से धड़कते हृदय और अनियंत्रित गति से चलती सांसें भी उनकी एकाग्रता को भंग करने में समर्थ ना हो सकी थी। अबाध गति से यानी कि यहाँ पे बिल्कुल बिना रुके दिल की धड़कनें जो है वो एकदम अनियंत्रित हो रही थी। सांसें भी उनकी एकाग्रता को भंग करने में समर्थ नहीं हो सके, मतलब दिल की धड़कन बढ़ रही थी, सांसें बहुत तेज चल रही थी, लेकिन फिर भी उनकी जो एकाग्रता थी, उनका जो कंसंट्रेशन था, वो बिल्कुल भी भंग नहीं हुआ था, वो बिल्कुल भी हिला नहीं था। ये सब होने के बाद भी देखा विजय, हम जीत गए। अगले क्षण ही प्रोफेसर यासीन ने हॉल की निस्तब्धता तार तार कर दी। तो निस्तब्धता यानी कि बिल्कुल जो खामोशी रहती है, बिल्कुल जो शांति रहती है, और तार तार कर दी, तो ये एक मुहावरा है जिसकी अर्थ है धज्जियां उड़ा देना। कि प्रोफेसर यासीन ने हॉल की जो शांति थी उसकी धज्जियां उड़ा दी, यानी कि उसकी शांति भंग कर दी, और उन्होंने कहा, देखो विजय, हम जीत गए हैं। समय की अबाध गति पर हमारे समययान ने विजय हासिल कर ली है। तो समय की जो अबाध गति यानी जिस गति को हम पकड़ भी नहीं सकते हैं, तो उसने समययान ने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अब हम समय की सीमा को चीर कर किसी भी काल, किसी भी समय में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा ही समययान बनाया था, उनका एक एक्सपेरिमेंट था वो, कि ऐसे समययान की उन्होंने रचना की थी जिससे हम किसी भी काल में या किसी भी समय में बड़ी आसानी से हम जा सकते हैं। मुबारक हो सर, आज आपकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई। आपका यह आविष्कार निस्संदेह मानव कल्याण में उपयोगी सिद्ध होगा। प्रोफेसर के सहायक विजय ने भी अपनी भावनाओं पर लगाम लगाना उचित ना समझा। तो लगाम लगाना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है नियंत्रण करना। तो विजय ने उनको कहा कि मुबारक हो सर, आपको बधाई हो कि आपने इतने सालों से जो एक आविष्कार कर रहे थे वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा, उसकी रचना आपने बहुत अच्छे से की है। तो जो विजय था वो प्रोफेसर के सहायक थे, यानी कि उनके साथ में काम करने वाले थे। तो वो अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करते हुए ये सब उनको बता रहे थे, मतलब कि उनको भी बहुत खुशी हो रही थी। धन्यवाद विजय, पर यह मत भूलो कि इस महान सफलता में तुम्हारा भी बराबर का योगदान है। यह तो आपका बड़प्पन है सर, वरना मैं क्या और मेरा। इतना आधा ही सेंटेंस वो पूरा करता है विजय कि भाई आपके साथ में काम करना उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि प्रोफेसर थे, उन्होंने विजय को भी अपने बराबर का हिस्सेदार माना, बराबर का योगदान करने वाला माना। तो विजय जो है वो बहुत खुश हुआ कि भाई ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो आप बहुत बड़े इंसान हो जो आप मुझे अपने बराबर का योगदान दे रहे हैं। तो विजय अपने आप पर ही हंस पड़ा। एक बार फिर प्रोफेसर यासीन अपने सहयोगी के विजय के साथ अपनी यात्रा की तैयारी में व्यस्त हो गए। एक ऐसी यात्रा जो वर्तमान से भविष्य की ओर जाती थी, एक खूबसूरत कल्पना जो हकीकत में बदलने जा रही थी और जुड़ने वाला था मानवीय उपलब्धियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय। तो प्रोफेसर यासीन अपने सहयोगी विजय के साथ में एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे जो भविष्य में जाने वाली थी, भविष्य की ओर जाती थी जो यात्रा, और एक खूबसूरत कल्पना और जो हकीकत में बदलने जा रही थी। क्योंकि ऐसा कभी सोचते नहीं है लोग कि हम भविष्य में जाने वाले हैं, भविष्य सोच देखने वाले हैं हम। मानवीय इतिहास में यह एक स्वर्णिम अध्याय, तो यह एक सुनहरा अध्याय जुड़ने वाला था मानवीय इतिहास में, क्योंकि मानव ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हम भविष्य में जा सकते हैं। तो वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, तो वातावरण में जो जो परिवर्तन होते हैं, प्रोफेसर ने एक विशेष प्रकार के स्वनिर्मित पोशाक ली थी। तो वातावरण में जो जो परिवर्तन होंगे उसके हिसाब से प्रोफेसर ने एक स्वनिर्मित यानी कि खुद की बनाई हुई एक पोशाक यानी कपड़े ले लिए थे उन्होंने। अब वे किसी अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे, जो अंतरिक्ष में जाते हुए जो सूट पहनते हैं ना, उस टाइप से वो लग रहे थे, जो किसी नवीन ग्रह की खोज में अनंत आकाश गंगा में प्रवेश करने वाला हो। तो आकाश में जो जाते हैं, अंतरिक्ष में जो जाते हैं, तो ऐसे लगता है ना कि एक नए ग्रह की खोज में अनंत आकाश गंगा यानी कि आकाश का जहाँ भी अंत भी ना होता हो वहां पे वो प्रवेश करने वाले हो, ऐसा ही उनको लग रहा था वो सूट पहन के। उस 8 फुटे सतरंगे समययान में जैसे ही प्रोफेसर ने कदम रखा, उनका शरीर रोमांचित हो उठा।
तो उस 8 फुट के जो सतरंगे 7 रंग के जो समययान उन्होंने बनाया था, उसके अंदर जैसे ही प्रोफेसर ने कदम रखा तो वो इतना उनका शरीर जो है वो बहुत ही रोमांचित हो उठा, बहुत ही उत्साहित हो उठे वो, कि वो फ्यूचर देखने वाले हैं। अंदर पहुंचते ही उन्होंने कंप्यूटर को चालू कर दिया। आहिस्ता से यानी कि धीरे से समययान धरती से आधा 1 फीट की ऊंचाई पर उठा। समययान उड़ने के लिए तैयार था, तो वो आधा 1 फीट ही धरती से उठा। तो उसका सतरंगा आवरण तेजी से घूमने लगा। आवरण यानी कि उनका जो पर्दा है, कर्टन टाइप जो होता है, वो एकदम से तेजी से घूमने लग गया था। सतरंगी पट्टियां धीरे धीरे मिलकर सफेद हुई और फिर अदृश्य। तो सतरंगी जो पट्टियां हैं वो इतनी तेज घूम रही थी कि वो धीरे धीरे सफेद दिख रही थी और बिल्कुल ही गायब हो गई थी, वो अदृश्य हो गई थी, क्योंकि वो इतना तेजी से घूम रहा था। पर अंदर सब कुछ स्थिर था। घूम रहा था तो सिर्फ समय चक्र बड़ी तेजी से आगे की ओर 2000, 2050, 2000, 2100, 2300। तो कंप्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित समय चक्र 2500 ईस्वी पर पहुंचकर थम गया। प्रोफेसर ने कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाई। शाम के 5 बजकर 25 मिनट 40 सेकंड। तो उन्होंने अपनी घड़ी में देखा कि शाम के 5 बजकर 25 मिनट 40 सेकंड हो रहे हैं। तो यानी कि मात्र 10 सेकंड में ही 1900 से 2500 की यात्रा उन्होंने पूरी कर ली थी। 1900 ईस्वी से वो 2500 ईस्वी में सिर्फ मात्र 10 सेकंड में वो पहुंच गए थे अपने समययान के द्वारा। अनायास ही, अचानक से ही उनके चेहरे पर मुस्कान की रेखाएं उभर आई। तो वो खुश दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे पे मुस्कान दिखाई दे रही थी। उन्होंने कंप्यूटर को बंद किया और उत्साह भरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ चले। तो उन्होंने कंप्यूटर को बंद कर दिया और उत्साह के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में वो दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है वो उन्होंने कैसा सूट पहना है, उनका सतरंगी यान कैसा दिखाई दे रहा है। पर यह क्या, समय यान के बाहर का दृश्य देखते ही वे बिल्कुल अवाक रह गए, यानी कि बिल्कुल ही दंग रह गए, बिल्कुल ही वो परेशान हो गए, वो चुप हो गए। मुस्कान की रेखाओं की जगह चेहरे पर बल पड़ गए थे। तो बल पड़ना एक मुहावरा है, यानी कि शिकन पड़ना, चिंता की रेखाएं उभरना, और आंखें फटी की फटी रह गई, यह भी एक मुहावरा है। तो यानी कि उनकी आंखें जो हैं बाहर का दृश्य देखकर बिल्कुल खुली की खुली ही रह गई। बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी, अंगारों की तरह दहकती हुई रेत। आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी दृष्टि जाती, रेत ही रेत नजर आती। पेड़ पौधे तो दूर, हरी घास का भी कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था, यानी कि कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा था पेड़ पौधों का या हरियाली का। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ दहकती हुई गर्म रेत ही चारों तरफ दिखाई दे रही थी। सूरज की असहनीय गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से एक एक क्षण उन्हें भारी लगने लगा। तो हम सूरज की गर्मी को कितना सहन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पेड़ पौधे जहाँ पे नहीं होते तो वहाँ पे कितनी भयंकर गर्मी होती है। तो वो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी वहाँ पे, और असहनीय यानी कि जो सहन भी नहीं कर की जा सकती उतनी गर्मी वहाँ पे हो रही थी। उन्हें लगा कि जैसे वे पृथ्वी पर ना होकर चंद्रमा या फिर सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह पर आ पहुंचे हों, ऐसा उनका वहां पे वातावरण दिखाई दे रहा था, जहां दूर दूर तक जीवन का कोई चिन्ह मौजूद नहीं। यानी कि यहाँ पे ऐसी गर्मी में और ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पे जीवन कैसे मौजूद रह सकता था, उनको वहाँ पे कोई भी ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। फेस मास्क पहनने के बाद वे अपनी बूढ़ी किंतु अनुभवी नजरों से दूर क्षितिज के पास कुछ तलाशने लगी। तो फेस मास्क यानी कि जो मुखौटा उन्होंने पहना था, वो पहनने के बाद में उनकी जो बूढ़ी आंखें हैं, अनुभवी यानी कि थोड़ी एज होने के बाद में आदमी को कितना अनुभव हो जाता है, तजुर्बा हो जाता है। तो उन नज़रों से वो दूर क्षितिज यानी कि दूर, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, दूर तक वो कुछ तलाशने में लगे हुए थे। तो दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित शहर के व्यस्ततम इलाके करोल बाग में रहने वाले प्रोफेसर यासीन निसंदेह आज भी करोल बाग में ही खड़े थे। यानी कि दिल्ली में भी इतनी ही गर्मी है, उनको ऐसे लग रहा था। तो एक प्रतिष्ठित शहर दिल्ली के करोल बाग में रहते थे प्रोफेसर यासीन, तो उनको एकदम ऐसे लग रहा था कि वो करोल बाग में ही खड़े हैं। पर यह करोल बाग 1900 का ना होकर 2500 ईस्वी का था।
इन दोनों के बीच जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। यानी कि दिल्ली में हम सुनते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, सांस लेना भी दूभर हो जाता है लोगों के लिए। तो उनको भी वैसे ही लग रहा था कि ये 1900 का न होकर ये 2500 ईस्वी का समय चल रहा है करोल बाग में। तो दोनों के बीच में जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। जीवन के समस्त लक्षणों से रहित धरती अपनी बर्बादी की तस्वीर चलचित्र के समान बयां कर रही थी। पर इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन है, प्रकृति या स्वयं मनुष्य? मुझे जहां तक लगता है स्वयं मनुष्य ही इस महाविनाश का जिम्मेदार है, क्योंकि हम पेड़ पौधे जितने काटते हैं उसका 1% भी हम वापस नहीं लगाते हैं। तो पेड़ पौधे हम काटेंगे तो हमें आगे का जीवन कैसे अच्छा मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें वहाँ पे 4 पेड़ कम से कम लगाने चाहिए, लेकिन हम इंसान इतना नहीं सोचते हैं। तो इस सवाल का जवाब खोज पाने में पूर्णतः अक्षम थे प्रोफेसर यासीन। यानी प्रोफेसर यासीन को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। अचानक उन्हें एक चमकती हुई चीज सामने नजर आई। वह वस्तु उड़न तश्तरी की भांति आसमान से उतरी और धूल के बवंडर को चीरती हुई धरती में समा गई। तो बवंडर का अर्थ यहाँ पे लिया गया है जो आंधी आती है ना, जो साइक्लोन होता है। तो उड़न तश्तरी की भांति एक चमकती हुई चीज उनको दिखती है और आसमान से उतरती है और वो धरती के अंदर समा जाती है। आशा और जीवन की मिली जुली इस छोटी सी किरण ने प्रोफेसर का उत्साह वापस ला दिया। तो आशा और जीवन की जो मिली जुली एक छोटी सी किरण थी, उनको वो सब देखकर, तो वो उससे उनका जो उत्साह था, उनकी जो एनर्जी थी, वो वापस आ गई। वे तेजी से उस स्थान की ओर चल पड़े। अपने वंशजों से मिलने की उत्सुकता ने उनके शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार कर दिया। तो उनके जो अपने जो वंशज थे, उनके जो वंश में उत्पन्न हुए थे, उनसे मिलने के लिए उनके शरीर में एक अलग से एक अद्भुत सी एनर्जी आ गई थी और क्षण प्रतिक्षण उनके पैरों की गति बढ़ती चली गई। तो उनके पैरों की गति बहुत तेज हो गई थी। उम्र के इस ढलवां मोड़ पर वे जितनी तेज दौड़े, उतनी तेज तो शायद वे कभी अपनी युवा अवस्था में भी ना दौड़े होंगे। तो वो इतने खुश दिखाई दे रहे थे कि जवानी में वो इतने तेज नहीं दौड़े जितने वो बुढ़ापे में दौड़ रहे थे। लक्ष्य पर टिकी निगाहें अचानक बीच में उभर आई। पारदर्शी कांच की दीवार देख नहीं पाई और प्रोफेसर उससे टकरा गए। लक्ष्य पे उनकी नजर थी तो बीच में जो पारदर्शी कांच था, कांच की जो दीवार बनी हुई थी, वो नहीं देख पाए और वो जाके उससे टकरा गए। अत्यधिक श्रम से थक चुका उनका शरीर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि वो इतनी देर से सब कुछ ये सब काम कर रहे थे तो वो बहुत थक गए थे, उनका शरीर थक गया था। तो वो अनियंत्रित होकर जमीन पर वो गिर पड़े, वो दीवार से टकराने की वजह से। तभी प्रोफेसर को एहसास हुआ कि धरती की वह सतह जिस पर वे गिरे हैं किसी धातु की बनी हुई है, किसी मेटल की बनी हुई है वो धरती जिस पे वो गिरे हैं। अचानक एम्बुलेंस जैसी ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। प्रोफेसर यासीन जब तक कुछ समझते कांच के पारदर्शी केबिन में घिर चुके थे। सूर्य की तपन के कारण बाहर लपटें सी उड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। तो प्रोफेसर यासीन को कुछ समझ में आता तब तक उनको एक पारदर्शी कांच के केबिन में वो घर घिर चुके थे और सूर्य की तपन, सूर्य की जो गर्मी होती है उसकी जैसे ही उनको ऐसे लग रहा था कि सूर्य की जो गर्मी है वो बहुत ही अधिक बढ़ रही है। उन्हीं लपटों के बीच दूर खड़ा था समययान, जिसे प्रोफेसर बेबस निगाहों से देखे जा रहे थे। तो उन्हीं जो गर्मी की जो लपटें आ रही थी उसकी वजह से वो दूर खड़े हुए समययान को देख रहे थे। तभी केबिन में चारों ओर से लाल प्रकाश फूटने लगा, यानी लाल रोशनी, रेड कलर की रोशनी उनके केबिन में चारों ओर से घिरने लगी। प्रोफेसर यासीन भी उस लाली में ऐसे समाये कि वे स्वयं ही लाल हो गए। वह लाली जब छटी तो उन्होंने स्वयं को एक जेल नुमा पिंजरे के अंदर देखा। तो यहाँ पे जो लाल लाइट उनको दिखाई दे रही थी वो ऐसे चारों तरफ से फैल गई थी, तो उनको ऐसे लग रहा था कि वो एक जेल नुमा पिंजरे के अंदर बंद हो गए हैं। सहसा यानी अचानक से पिंजरे के बाहर एक आदमकद रोबो प्रकट हुआ। आदमकद यानी एक छोटा सा रोबोट जैसा व्यक्ति था, वो प्रकट हुआ यानी आया। उसने प्रोफेसर की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। लाल प्रकाश की एक तेज धार प्रोफेसर पर पड़ी और वे पुनः किसी अन्य स्थान के लिए ट्रांसमिट कर दिए गए।
तो यहाँ पे प्रोफेसर की ओर अपनी उंगली से उन्होंने इशारा किया। तो लाल प्रकाश की तरह ही एक तेज धार, जैसे एक चाकू की तेज धार नहीं होती, उसी प्रकार से प्रोफेसर के ऊपर उन्होंने उंगली से इशारा किया, उसके ऊपर वो तेज धार पड़ी और वे फिर से किसी अन्य स्थान के लिए ट्रांसमिट यानी किसी दूसरे स्थान पे वो भेज दिए गए। क्या आपके यहाँ मेहमानों का इसी प्रकार से स्वागत किया जाता है? अगले दृश्य जगत में पहुंचते ही प्रोफेसर यासीन जीवित व्यक्तियों को देखकर जोर से चीखे। उन्होंने अपना मास्क पहले ही उतार लिया था। तो अगले ही दृश्य में वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जीवित इंसानों के बीच में। तो वहां पे वो चिल्ला के बोलते हैं कि क्या आपके यहाँ पे मेहमानों का इस प्रकार से स्वागत किया जाता है? तो उन्होंने अपना मास्क पहले ही उतार के फेंक दिया था। देखने में वह स्थान किसी न्यायालय के समान ही प्रतीत हो रहा था, यानी किसी कोर्ट के समान वो लग रहा था कि वो कोर्ट में खड़े हैं। सामने एक ऊंची कुर्सी पर जज, अलग अगल बगल वकील, पीछे दर्शक और मुल्जिम के कटघरे में खड़े स्वयं प्रोफेसर यासीन। तो एक पूरा न्यायालय का ही दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। एक कुर्सी पे जज बैठे हैं, आजू बाजू यानी साइडों में उनके वकील बैठे हैं और पीछे दर्शक बैठे हैं जो सुनने के लिए आते हैं। और मुल्जिम के रूप में कटघरे में कौन खड़ा है? प्रोफेसर यासीन। यह देखकर प्रोफेसर हैरान थे कि वहां मौजूद सभी व्यक्ति धूप की तरह पीली चमड़ी वाले थे। उनके बाल भूरे तथा आंखें नीली थी। यह बदलाव शायद वातावरणीय परिवर्तन का ही परिणाम था। तो यहाँ पे उन्होंने, प्रोफेसर ने ये सब देखा कि सामने कैसे व्यक्ति बैठे हैं। वो बहुत हैरानी से उनको देख रहे थे कि येलो कलर की उनकी स्किन थी, पीली चमड़ी वाले लोग थे और उनके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के थे, आंखें नीली थी यानी ब्लू कलर की थी। तो ये सब वो देख के उनको लग रहा था कि ये वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से ये इंसान ऐसे हो गए हैं। कौन मेहमान? प्रोफेसर यासीन, कहते हुए वकील व्यंग पूर्वक मुस्कुराया। यानी कि जो वकील था वो बहुत ही मजाकिया ढंग से मुस्कुराया कि कौन मेहमान प्रोफेसर यासीन, ये कौन है? हम तो उनको जानते ही नहीं है। तो वकील के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रोफेसर हैरान रह गए कि भाई मेरा नाम उनको कैसे पता लगा। तो वे अपने मनोभावों को यानी अपने मन में जो भाव चल रहे थे उनको नियंत्रित करते हुए बोले, मैं? और कौन? आप? वकील अभी भी मुस्कुरा रहा था ये सब बोलते हुए। तो वकील को मुस्कुराता देखकर प्रोफेसर चिड़चिड़ा गए। मैं आपके पूर्वज की हैसियत से सन 1900 से आप लोगों के लिए दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। तो क्या मैं आप लोगों का मेहमान नहीं हुआ? तो यहाँ पे प्रोफेसर यासीन ने कहा कि भाई मैं तो 1900 ईस्वी से आया हूँ आपके लिए दोस्ती का पैगाम लेकर, तो मैं आपका मेहमान नहीं हुआ क्या? मैं आपके पूर्वज की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। तो वकील गरज उठा, गुस्सा हो उठा। आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी। वकील को बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि आपने जो आपके जो वंशज पैदा होंगे उनके लिए तो आपने जीते जी एक कब्र ही तैयार कर दी है। कब्र यानी कि जहाँ पे मरने के बाद में मुस्लिम लोगों को दफनाया जाता है, उसको कहते हैं कब्र। आज हम लोग उन्हीं कब्रों में जीने के लिए मजबूर हैं। क्या यही है आपकी दोस्ती का तोहफा? मैं कुछ समझा नहीं। तो इस समय आप जिस अदालत में खड़े हैं वह जमीन से 10 फीट नीचे की सतह पर बनी हुई है। यहाँ पे वकील ने उनको समझाना शुरू किया कि आप जहाँ पे जिस अदालत में खड़े हैं वो जमीन से 10 फीट नीचे की ओर बनी हुई है। वकील ने कहना शुरू किया, प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। यानी कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है और सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट यानी पैरा बैंगनी जो किरणें आती हैं उनसे बचने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हमें जमीन से 10 फीट नीचे रहना पड़ रहा है। आज पृथ्वी पर वृक्षों का नामो निशान मिट चुका है। ओजोन की छतरी विलीन हो चुकी है। विलीन यानी कि गायब हो चुकी है वो पूर्ण रूप से। तो समुद्रों का जल स्तर बेतहाशा बढ़ गया है। समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और आंधी तूफान तो धरती की ऊपरी सतह पर मानो रोज की बात है। यानी कि वातावरण में जो जो परिवर्तन हो रहे थे अचानक से, उनके बारे में वकील ने प्रोफेसर यासीन को कहना शुरू किया। प्रोफेसर यासीन यंत्रवत खड़े थे, यानी कि बिल्कुल चुपचाप खड़े थे और वकील बोले जा रहा था, ये सब पर्यावरण से छेड़छाड़ और वृक्षों के विनाश का परिणाम है। आज हम लोग न ज्यादा हंस सकते हैं न ज्यादा बोल सकते हैं।
कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे हम जिंदा तो हैं, पर एक मशीन बनकर रह गए हैं, और हमारी इस जिंदगी के जिम्मेदार आप हैं, आपके समकालीन लोग हैं। समकालीन का अर्थ यहाँ पे लिया गया है एक ही समय के। तो आप अपराधी हैं, अपराधी, आपको सजा मिलनी ही चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो जो वकील है वो एक सांस में उनको बोले जा रहा था कि, तो जो वकील था वो उनको पर्यावरण के बारे में बता रहा था, जो आज हम पर्यावरण के साथ में कर रहे हैं, जो हम आए दिन पेड़ काट रहे हैं, इतना पोल्यूशन हो रहा है धरती पर, उसकी वजह से हमारे जो वंशज हैं वो कैसे जीने वाले हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है कि वो कृत्रिम ऑक्सीजन उनको मिल रही है, वो जिंदा तो हैं लेकिन कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे, क्योंकि पेड़ पौधे हमने खत्म कर दिए हैं, वृक्षों का विनाश कर दिया है हमने, तो वो एक मशीन के जैसे बन गए हैं, उसी की तरह वो जिंदा रह रहे हैं। तो आप प्रोफेसर यासीन को और हम लोगों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये सब वकील वहां पे बता रहा है। तो कहते कहते वकील का जो चेहरा है क्रोध से लाल पड़ गया, वह बुरी तरह से हाँफने लगा, यानी कि जब गुस्सा करते तो सांसें कैसे तेजी से बढ़ जाती हैं, वैसे वकील की बढ़ गई थी। निश्चित रूप से यह ऑक्सीजन की कमी का परिणाम था। यह देखकर स्वयं प्रोफेसर यासीन भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, यानी कि उनको भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि हमारी वजह से हमारे जो वंशज हैं, जो पैदा होने वाले हैं, वो हमारी वजह से कैसा जीवन जिएंगे। तो मानवीय अधिकारों की रक्षक यह अदालत मुलजिम को अपराधी मानते हुए उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। जज की गंभीर आवाज हॉल में गूंज उठी। तो यहाँ पे जब वकील ने सब बोल दिया, जज की आवाज गूंजी, उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने मानवीय अधिकारों की रक्षा की जो ये अदालत थी उसमें उन्होंने मुलजिम को अपराधी मानते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया। प्रोफेसर कोई प्रतिवाद ना कर सके। प्रतिवाद यानी कि कुछ भी उसके बारे में, कुछ भी विरोध में वो बोल नहीं सके, जैसे कि उनके बोलने की क्षमता ही समाप्त हो गई हो। उनका मस्तिष्क संज्ञा शून्य हो गया और मन अपराध बोध से भर गया। तो उनका जो मस्तिष्क था उसका, उसमें जैसे कोई भी ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल खाली दिमाग होता है ना, उसकी जैसे ही वो उनका दिमाग हो रहा था, और उनका मन जो है वो अपराध बोध से भर गया। उनको साफ साफ नजर आ रहा था कि ये सब है वो हम इंसानों की वजह से ही हो रहा है। जल्लाद रूपी रोबो के शरीर से निकली लाल किरणों ने प्रोफेसर को अंतिम बार ट्रांसमिट किया। तो जल्लाद के रूप में जो रोबोट था उसने अपने, उसके शरीर से जो लाल किरणें निकली थी उसकी वजह से प्रोफेसर को उन्होंने अंतिम बार दूसरी जगह भेजा। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्वयं को ब्लैक होल की संवृत कक्षा में घूमते हुए पाया। यानी कि यहाँ पे जब उनको होश आया तो उन्होंने स्वयं को, जो ब्लैक होल, एकदम ब्लैक कलर का जो होल टाइप होता है, तो उसके अंदर वो पूर्ण रूप से उस कक्षा में उन्होंने अपने आप को पाया, जिसकी परिधि धीरे धीरे कम होते हुए उसके केंद्र की ओर जाती थी। यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई जो भी परिधि होती है वो बिल्कुल छोटी होती 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 वो केंद्र की ओर बढ़ती हुई जा रही थी। शरीर को अणुओं, परमाणुओं के रूप में विघटित कर देने वाले भावी विस्फोट के बारे में सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल गई। डर के कारण उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। तो शरीर को जो अणु और परमाणुओं के रूप में जो विघटित, यानी कि जो तोड़ देते, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, एक एक अणु परमाणु में बदल देते हैं, उस भावी विस्फोट के बारे में सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से चीख निकल गई और डर के कारण उनकी आंखें जो है वो बंद हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए एक अदालत दिखाई गई है, प्रोफेसर यासीन यहाँ पे बैठे हैं, लोग बैठे हैं फैसला सुनने के लिए, जज हैं और वकील हैं, और रोबोट भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो ना ही वहाँ अंतरिक्ष था और ना ही ब्लैक होल, यानी कि वो एक समय चक्र का वो शायद सपना देख रहे थे। तो वे अपनी प्रयोगशाला में आराम कुर्सी पर बैठे थे। उस कुर्सी पर बैठे बैठे वे स्वप्न देख रहे थे। पास में ही समययान खड़ा था जो कि अपने आरंभिक चरण में था। तो यानी कि समययान तो उन्होंने बनाया था लेकिन वो उसमें बैठे नहीं थे, वो सिर्फ चेयर पे बैठे बैठे एक सपना देख रहे थे कि समययान में जाने के बाद में उनके साथ में क्या क्या घटने वाला है। तो समययान तो उन्होंने बनाया ही था। सर, समय चक्र की रूपरेखा तैयार हो गई है, अब आकर आप देख लीजिए। तो
यह आवाज उनके सहायक विजय ने कहा कि समय चक्र की जो रूपरेखा है, जो प्रोग्राम है, उसका पूरा सेट हो चुका है, एक बार आप आकर देख लीजिए। तो नहीं विजय, अभी हमें समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है, अन्यथा सारा संसार जीते जी कब्र में दफन हो जाएगा। कहते हुए प्रोफेसर यासीन दरवाजे की ओर बढ़ गए। तो प्रोफेसर यासीन को समझ में आ गया था कि समय चक्र में जाने से कुछ नहीं होने वाला है, अभी का जो समय है उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि अभी का समय हमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, हम आगे का समय बाद में देखेंगे। प्रोफेसर यासीन तो समझ चुके थे कि हमारे समय को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस पाठ के द्वारा क्या आपको भी समझ में आया कि आपको अपने आगे आने वाले समय को सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए? धन्यवाद।